धर्माश्रित और राजसित काव्यों के इतर इस कालखंड में लौकिक विषयों पर भी काव्य रचना की गई। ढोला मारूरा दोहा, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, जयचंद प्रकाश और जयमयंकर जस चंद्रिका ऐसी ही रचनाएं हैं। विद्यापति ने भक्ति एवं श्रृंगार को लेकर काव्य रचना की। लौकिक काव्य के अंतर्गत इन विशिष्ट कवियों का योगदान रहा। सबसे पहले है ढोला मारूरा दोहा। मारू थारा देश में निपजे तीन रतन जैसी उक्तियों को चरितार्थ करने वाले राजस्थान प्रदेश में ढोला मारूरा दोहा जैसी मार्मिक एवं वीर्य प्रधान प्रेम काव्य भी लिखा गया। इस काव्य की लोकप्रियता के संबंध में निम्न दोहा उल्लेखनीय है। सोरठियो दूहो भलो, भली मरवंडरी बात, जोबन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पोंगल की राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी की प्रणय और वीर्य की कथा है। इसकी सहनाई का मालवणी है। इस ग्रंथ का एक संपादित संस्करण 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक श्री राम सिंह, श्री सूर्यकरण पारिक और श्री नरोत्तम पारिक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, प्रवृत्ति हिंदी साहित्यिक दोहाबंद काव्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रंथ से सहायता मिलती है। इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहो और बिहारी की सत्सई के बीच की कड़ी समझा जाता है। यद्यपि यह गीत काव्य के रूप में प्राप्त होता है और इसमें पूरी कथा प्राप्त है। यह लोक काव्य श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें ऋतुओं को आधार बनाकर वीर्य वर्णन के हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किए गए हैं। इस श्रृंगारिक परंपरा का विकास बिहारी एवं अन्य रीतिकालीन कवियों के काव्य में प्रतिफलित होता है। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार इसके रचयिता कल्लोल कवि हैं। यह 12वीं सदी में रचित है। 17वीं शताब्दी के कवि कुशल लाभ के द्वारा कुछ पद जोड़े गए, जिसके कारण इसके रचयिता कुशल लाभ भी माने जाते हैं। दोहा शैली में रचित इस रचना में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। आगे है अमीर खुसरो। पूरा नाम है अब्दुल हसन यमुनीद्दीन खुसरो, उपाधि है तोताए हिंद, जो कि इनको दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में। प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, नूप सिपहर, गजल। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, नूप सिपहल, नूह सिपहर, गजल। निजामुद्दीन औलिया जो थे अमीर खुसरो के जो थे वो गुरु थे। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में टाइम पीरियड है। आलोचकों के मत में अमीर खुसरो, आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है। उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम इनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान जो है बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेश। अतः बानी पोथियों की भाषा सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार उसमें ना तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है, ना ही कोई संदेश। वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उबकर कोई भी व्यक्ति उसमें विनोद पा सकता है। पहेलियां, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य यहीं समाप्त हो जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ये कवि योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये अवधी भाषा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी।
खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। खुसरो ने नूह सिपहर ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। खुसरो की ही तरह भारतेंदु ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए नए जमाने की मुकरियां लिखी। खुसरो की भाषा एवं शैली का महत्व का उदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है। तरवर से एक तितरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। खुसरो के जीवन काल में दिल्ली के शासन में कुल 11 सुल्तान हुए। इन्होंने गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान, तुगलक वंश का आरंभ देखा। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। भट्ट केदार और मधुकर कवि। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मैंग जस चंद्रिका में जयचंद की प्रस्तुतियां लिखी है। प्रस्तुतियां भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका में जयचंद की प्रस्तुतियां लिखी है। प्रस्तुतियां जय मयंक जस चंद्रिका एवं जयचंद प्रकाश उक्त दोनों महाकाव्य थे, जिनका उल्लेख सिंधा यच दयाल दास के ग्रंथ राठौरा रिख्यात में हुआ है। जय मयंक जस चंद्रिका एवं जय चंद प्रकाश उक्त दोनों महाकाव्य हैं, जिनका उल्लेख सिंध्या यच दयाल ग्रंथ के राठौर रिख्यात में हुआ है। जयचंद पृथ्वीराज से टक्कर लेने वाला कन्नौज का राजा था। पृथ्वीराज रासों में दोनों युद्धों का वर्णन कन्नौज के समय में मिलता है। उक्त दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। आगे है वसंत विलास। वसंत विलास के रचयिता का तो पता नहीं चला है, परंतु इसमें 84 दोहों में पिंगल शैली में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन किया गया है। यह रचना सर्वप्रथम हाजी मोहम्मद स्मारक में 1952 से 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखी प्रति को आधार मानते हुए प्रकाशित की गई है। श्री केशव राय हर्षदराय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। आगे है विद्यापति। विद्यापति का जन्म हुआ था 1380 ईस्वी में विस्पी ग्राम में, दरभंगा जिला, बिहार। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया गया है। इनकी कुल 14 रचनाएं हैं, जिनमें 11 तो संस्कृत में है, 3 रचनाएं हिंदी साहित्य में है। संस्कृत रचनाएं जो इनकी है शैव सर्वस्वार, शैव सर्व सार प्रमाण भूत पुराण संग्रह, भूप परिक्रमा, पुरुष परिक्रमा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सर, गया पतलक, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिनी। जीवन वृत्त इनके हैं दरबार कवि, ऐतिहासिक तथ्य, जनश्रुतियों एवं तथ्यों के आधार पर इनका जमीन परिचय। विद्यानुरागी मैथिली संपन्न ब्राह्मण परिवार में 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जनपद के बिस्वी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम हंसनी देवी तथा पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनके आश्रयदाता थे कीर्ति सिंह, देवी सिंह, भव सिंह और शिव सिंह। इनका निधन जो हुआ था 1460 में बाजितपुर दरभंगा में। विद्यापति आयु अवसान कार्तिक धवत त्रयोदशी जान। व्यक्तित्व विद्यापति का व्यक्तित्व जो है परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त था। ये दरबारी कवि होते हुए भी एक जन कवि थे, श्रृंगारी होते हुए भी भक्त थे, शैव शाक्त वैष्णव समार्थ होते हुए भी संप्रदाय निरपेक्ष थे। वेद पुराणियों शास्त्रों धर्म दर्शन भूगोल ज्योतिष न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र संगीत विषाद में ये पारंगत थे। काम शास्त्र के निष्णात पंडित थे। अनेक भाषाओं संस्कृत बंगला मैथिली अवधी अपभ्रंश अवहट आदि के ज्ञाता थे। आलोचकिक दृष्टि में विद्यापति आचार्य शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिका है।
उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहे के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्पाद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विहिलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल है और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। विद्यावती का प्रेम न तो रोमांटिक की तरह वाव्य है, न ही भक्तों की तरह दिव्य। ये अपरूप के कवि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विद्यापति के बाह्य संसार में भक्त जन भजन कहाँ, इस वै संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद सनाता में ईश्वर का नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। ये कहना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। आगे है प्रोफेसर जनार्दन मिश्र। प्रोफेसर जनार्दन मिश्र के अनुसार विद्यापति के प्रचार का सबसे बड़ा कारण चैतन्य महाप्रभु हुए। बंगाल वैष्णव संप्रदाय के ये सबसे बड़े नेता हुए। इन पर लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि ये विष्णु के अवतार समझे जाते थे। विद्यापति की ये ललित और पवित्र भावनाओं से पूर्ण पदों को गाकर ये इस प्रकार भाव में निमग्न हो जाते कि इन्हें मूर्छा सी आ जाती। इनके हाथों विद्यापति के पदों की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में विद्यापति के प्रति आदर का भाव बहुत बढ़ गया। इसलिए बंगाल में विद्यापति का आश्चर्यजनक प्रचार हुआ। संस्कृत की रचनाएं, इन्होंने कुल 14 रचनाएं की, जिनमें 11 तो संस्कृत में थी और 3 रचनाएं जो थी वो हिंदी में थी। भू परिक्रमा जो है इनकी संस्कृत की रचना है, जिसमें राजा शिव सिंह की आज्ञा से रचित भूगोल संबंधी ग्रंथ है, जिसमें मिथिला के नैमिषारण्य तक के मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। फिर अगला संस्कृत का इनका ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। ये एक नीति ग्रंथ है जो महाराजा शिव सिंह के आदेश पर रचित है। इसमें श्रृंगार रस के माध्यम से राजनीति और धर्म की शिक्षा, दंड नीति का विश्लेषण किया गया है। लिखनावली, लिखनावली में ये भी इनकी संस्कृत की रचना है। लिखनावली में बालक वर्ग और अल्प शिक्षित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के प्रयोग आने वाले संस्कृत प्रत्य व्यवहार में सिखाने के लिए लिखी गई हैं। तत्कालीन इतिहास का अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए उपयोगी है। शैव सर्व स्वासार, महाराजा पदम सिंह की रानी विश्वास देवी के अनुरोध पर रचित इस पुराणिक रचना है। इसमें शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का सरस शैली में वर्णन तथा शिव पूजन की विविध विधाओं का उल्लेख है। फिर है गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली जो है विद्यापति की संस्कृत की रचना है। रानी विश्वास देवी के आग्रह पर यह रचित है। गंगा पूजन की विविध विधाओं का शास्त्र सम्मत उल्लेख गंगा वाक्यावली में विद्यापति के द्वारा किया गया है। फिर है दुर्गा भक्त तरंगिनी। दुर्गा भक्त तरंगिनी महाराजा नरसिंह देव के अनुरोध पर रचित है। अगला है गया पतलक वर्ण कृत्य। यह रचना समय के प्रभाव में लुप्त हो गई। गया श्राद्ध, वार्षिक पूजा इत्यादि को पुनर्जीवित करने का रचित ग्रंथ है। गंगा वाक्यावली हो गया। दुर्गा भक्त तरंगिनी में गया पतलक वर्ण कृत्य हो गया ना। उक्त संस्कृत की रचनाओं के अतिरिक्त शैव सर्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह, दान, वाक्यावली एवं विभाग सार भी संस्कृत की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के 3 ग्रंथों का उल्लेख है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। फिर है सबसे पहले है कीर्तिलता 1403। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। इसमें राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता की भाषा मैथिल से प्रभावित साहित्य अपभ्रंश है, जिसे विद्यापति ने अवहट कहा है। इस रचना को कवि ने ऐसी कहानी कहा है जिससे सुनने से पुण्य मिलता है। यह काव्य 4 पल्लवों में विभक्त है। इस कृति में कहीं कहीं गद भी दृष्ट द्रव्य है। जहां गद आया वहां गद की भाषा संस्कृत से प्रभावित मैथिल हो गई। पद भाग में मैथिल प्रभावित अपभ्रंश ही प्रयोग है। इस रचना में अपभ्रंश की पदड़िया पदबंदी शैली का प्रयोग हुआ है। ये थी कीर्तिलता।
आगे है कीर्ति पताका 1403। इस चरित्र काव्य में राजा शिव सिंह की वीरता तथा उनकी कीर्ति का गान किया गया है। इस पुस्तक का खंडित रूप ही प्राप्त होता है। आगे है पदावली 1403। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली विद्यापति के पदों का संग्रह है जो मैथिल भाषा में रचित है। विद्यापति के गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम शारदा चरण मित्र ने किया। इसके पश्चात जॉर्ज ग्रेसन ने लोगों से सुनकर केवल 82 पद ही संग्रहित कर सके। 20वीं शताब्दी में राम वृक्ष बेनीपुरी तथा नगेंद्र नाथ गुप्त ने भी विद्यापति के पदों को संग्रहित करने का सराहनीय प्रयास किया। इस ग्रंथ में भाव तथा शैली पर जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, जिसके कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। राधा के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। लोक कपोल ललित मणि कुंडल अदर बिंब अधजाई, भौम भमर नासा पुट सुंदर से देख कीर लजाई। पदावली में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सशक्त चित्रण है, परंतु संयोग चित्रण में कवि का मन जो है अधिक रमा है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरसकर रिक्त हो गया। कृष्ण कल आने के लिए कहकर मथुरा चले गए। हर प्रातःकाल राधिका पूछती है कि वह काल कब आएगा। कालिक अवधि करी पिय गेल, लिखेते काली भीति भरी गेल, भेल प्रभात कहत सबही, कह सजनी काली कबही। इसमें संदेह नहीं कि पदावली समंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हैं। विद्यापति के वे गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबंध हैं। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिली कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया। निराला ने उनके मादकता को नागिन की लहर कहा। यह लहर रीति काव्य में नहीं मिलेगी। मैथिली की मिठास, लोक धुन का समावेशन, तन्मयता करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। निम्नलिखित पद में उनका जीवन दर्शन और प्रेम रहस्य निहित है। सखी है पूछती अनुभव मोह, जोई पीड़ित अनुराग बखाइनते तिले तिले नूतन होए, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता रचना को भृग भृंगी संवाद कहकर पुकारा। हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय पदावली बनाने वाले सर्वप्रथम विद्वान विद्यापति माने जाते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, कविरंजन कहा जाता है। प्रमुख उपाधियां: कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल शेखर, नवक विशेखर, मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, दशावधान, सरस कवि, खेलन कवि, कवि रंजन इत्यादि। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं। इन्होंने भगवान शिव की प्रशंसा में कुछ पद लिखे जिनको प्राय नृत्य के साथ गाया जाता है। इनके ये पद मिथिला में नचारी नाम से माने जाते हैं। विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के अंत और भक्ति काल की शुरुआत में ये उदित हुए। आगे है गद्य साहित्य। राउल वेल, जिसके रचयिता हैं रोड़ा कवि। राउल वेल के रचयिता हैं रोड़ा कवि। यह काव्य जो है शिलालेख के रूप में प्राप्त होता है। शिलांकित कृति का पाठ मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कराकर प्रकाशित किया गया। राउल वेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है, जिसकी रचना काल 10वीं शताब्दी माना गया। इस कृति को 6 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें कवि ने विभिन्न प्रदेशों की नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। राउल वेल से ही हिंदी में नख शिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, राउल वेल से ही नख शिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, जिसका विस्तार हम उत्तर मध्यकाल में देखते हैं।
इस कृति में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसकी नायिका राहुल है, जिसका नक्शिक वर्णन किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद चंद्र 1154 के सभा में पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। वस्तुतः उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखा गया। ग्रंथकर्ता ने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश कहा, परंतु सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे प्राचीन कौशली अवधि कहा है। इस ग्रंथ की भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त अलंकारिक और तुलनात्मक रूप से व्याकरण सम्मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की सांस्कृतिक और भाषा का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस काव्य के काव्य रूप के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण रत्नाकार ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकार में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्ण रत्नाकाल का टाइम 14वीं शताब्दी माना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हो चुका है। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें 8 कलोल हैं: नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रणयक वर्णन, भट्ट द्वीप वर्णन, शमशान वर्णन। 8वां कल्लोल अधूरा है। इस ग्रंथ की भाषा में तत्समता, अलंकारिता और कवित्वता मिलती है। इन ग्रंथों में अतिरिक्त हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, जैन कवि पंडित सोमश्री कृत कुमार बोल प्रतिबोध, जैन आचार्य मृत्वंकृत प्रबंध चिंतामणि, शाटधरंकृत शाटधरपति ग्रंथों में भी आदिकालीन अपभ्रंश के गद्य और पद रूपों में भाषा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का पता चलता है। तो ये आदिकाल इसके साथ ही कंप्लीट हो गया।